नमस्कार। राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय 12 के राजनीति विज्ञान विभाग से मैं डॉक्टर राकेश वर्मा आचार्य आप सभी का इस ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत करता हूं। जो हमारा एक प्रश्न पत्र है, प्रथम प्रश्न पत्र पाश्चात्य राजनीतिक विचारों का इतिहास या प्रतिनिधि राजनीतिक विचारक, इस पुस्तक में हम जो पश्चिमी विचारक हैं उन विचारकों के तत्कालीन परिस्थितियों में दिए गए विचारों से संबंधित ये पुस्तक हमें शासन व्यवस्था और राज व्यवस्था के बारे में बात करती है। इस पुस्तक में हम प्लेटो से लेकर के मार्क्स तक के विचारकों के विचारों के बारे में बात कर रहे हैं। आज हम राजनीति विज्ञान विभाग में बैठे हैं और प्लेटो के सिद्धांतों के बारे में बात कर रहे हैं। जो प्लेटो है उसका दार्शनिक शासक का सिद्धांत उन्होंने दिया। यहाँ दार्शनिक शासक का मतलब होता है कि शासन व्यवस्था का जो मुखिया है, मूल कैरेक्टर है, वो दार्शनिक शासक होना चाहिए। दार्शनिक शासक में प्लेटो ये मानता है कि वो सारे गुण होने चाहिए जो शासन व्यवस्था को संभालने के लिए उपयुक्त हो। पिछली कक्षाओं में हमने पढ़ा था कि राज्य में 3 वर्ग होते हैं: उत्पादक वर्ग, सैनिक वर्ग और शासक वर्ग। जो शासक है उस पर कड़े प्रतिबंध लगाए गए, उसको इस तरह का बनाया गया कि शासन व्यवस्था से वो पथभ्रष्ट नहीं हो, उसका काम मानव कल्याण के लिए हो। उसे संपत्ति और पत्नी रखने के अधिकार से वंचित रखा गया था। क्योंकि कंचन और कामनी मोह माया से वो दूर रहे। आज हम बात करते हैं दार्शनिक शासक की। प्लेटो के अनुसार आत्मा के 3 तत्व हैं: ज्ञान, साहस और वासना। इन्हीं के अनुरूप समाज में ज्ञान प्रधान, भाव प्रधान और वासना प्रधान मनुष्य होते हैं। ज्ञान प्रधान वर्ग सर्वोत्तम होता है। दार्शनिक शासक ज्ञान प्रधान वर्ग के अंतर्गत ही आता है। प्लेटो का विश्वास था कि जब तक शासन सत्ता दार्शनिक शासकों को नहीं सौंपी जाएगी तब तक राज्य में सुव्यवस्था और शांति नहीं स्थापित हो सकती है। यही कारण है कि प्लेटो ने एक ऐसी शिक्षा की योजना बनाई जिससे दार्शनिक शासक उत्पन्न हो सके। उसकी जो शिक्षा प्रणाली है प्लेटो की, वो इस टाइप की है कि जिसमें दार्शनिक शासक और सैनिक वर्ग का बनना होता है। प्लेटो के विचारों पर एथेंस की शासन प्रणाली का अधिक प्रभाव था। वह एथेंस के लोकतांत्रिक शासन के दोषों को जानता था और इस कारण असंतुष्ट था। उसके गुरु सुकरात की प्राण दंड का कारण भी लोकतंत्र की दुर्बलताएं थी। उस समय शासकों के चुनाव में शिक्षा और योग्यता का कोई ध्यान नहीं रखा गया था। प्लेटो ने यह माना कि जो एथेंस में जो शासन प्रणाली थी, उस शासन प्रणाली में उनके गुरु सुकरात को प्राणदंड दिए गए थे।
उन्होंने एक बात कही थी सुकरात ने कि शासक कौन होना चाहिए और शासक को क्या करना चाहिए। इस बात का पता जब वहाँ के राजा को लगा तो उस राजा ने उनके गुरु को प्राणदंड दे दिया, क्योंकि शासन व्यवस्था में जो राजा होता है, शासक होता है, वो अपनी बुराइयों को नहीं सुनना चाहता। तो वह क्या करता है, या तो संपर्क के साधन समाप्त करता है या जो बुद्धिजीवी लोग हैं उनको समाप्त करता है। यदि बुद्धिजीवी वर्ग उनकी शासन व्यवस्था पर उंगली उठाना स्टार्ट कर दे तो ये समझ जाएं कि शासन व्यवस्था ठीक नहीं है। एक चीज़ आती है, यहाँ मैं आपको एक बात बताऊँ, कोई भी शासन अधिक समय तक तभी चल सकता है जब वह तानाशाह होता है। सत्ता तानाशाह के हाथ में ही रहती है। हालांकि वो व्यक्तियों के लिए ठीक नहीं होता है। आप गांव में जाइए, सिटी में चले जाइए, वहाँ जो एरिया, जो क्षेत्र गरीब होता है, उस क्षेत्र से एक व्यक्ति कई बार निर्वाचित हो जाता है। इसका कारण क्या है कि वो लोग उस शासन व्यवस्था या उस व्यक्ति पर आक्षेप नहीं लगाते। व्यक्ति की 3 मूलभूत आवश्यकता होती है, रोटी, कपड़ा और मकान। यदि हम किसी भी क्षेत्र विशेष में जाएं, वहाँ पर लोग इन 3 चीज़ों से ऊपर उठ जाते हैं तो शासन सत्ता की बात करते हैं, और जो व्यक्ति वहाँ पर शासन कर रहा है वो अधिक रूप से टिक नहीं पाता है। शिक्षा ही वो माध्यम है जिस माध्यम से हम शासन व्यवस्था की दुर्बलताओं, उसकी कमियों को पता लगा सकते हैं। यहाँ भीमराव अम्बेडकर का एक वक्तव्य आता है कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो धारेगा। ऐसा ही एथेंस में हुआ। वहाँ जो उनके गुरु थे सुकरात, उन्होंने शासन व्यवस्था के बारे में बात कही तो उनको मृत्युदंड दे दिया गया। प्लेटो लिखते हैं, जिससे शासन सत्ता अयोग्य व्यक्तियों के हाथ में चली जाती है। इस प्रकार शासन दोषपूर्ण था। प्लेटो के अनुसार दार्शनिक शासक ही राज्य से स्वार्थपरता और अज्ञानता का अंत करके एक समाज कल्याणकारी राज्य स्थापित कर सकता है। यहाँ प्लेटो एक बात कहता है कि दार्शनिक शासक जो मोह माया से मुक्त हो, वही सबसे सर्वोत्तम, अच्छा, श्रेष्ठ शासन कर सकता है। क्योंकि अयोग्य लोग यदि शासन करेंगे तो वह व्यवस्था ठीक नहीं होगी। आज हम कई बार देखते हैं कि हमारी जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है, हमारी जो संसदीय व्यवस्था है, इस व्यवस्था में हमें योग्य व्यक्तियों को ही निर्वाचित करके भेजना चाहिए, क्योंकि योग्य व्यक्ति उसके बारे में जानता है। कई बार आपने देखा होगा कि मंत्री उस व्यक्ति को बना दिया जाता है जो मंत्री ना तो पढ़ा लिखा होता है और ना ही उस क्षेत्र का ज्ञान रखता है। किसी भी शासन व्यवस्था में मंत्री पद उसी व्यक्ति को दिया जाना चाहिए जो व्यक्ति उस शासन व्यवस्था या उस चीज़ को जानता हो। शिक्षा मंत्री उसी व्यक्ति को बनाना चाहिए जो कभी शिक्षक रहा हो, उसने अच्छी एजुकेशन प्राप्त की हो, एजुकेशन के बारे में ज्ञान रखता हो। कई बार अनपढ़ व्यक्तियों को शिक्षा मंत्री बना दिया जाता है, जिससे जो प्रशासनिक लोभी है वो शासन करने में तानाशाह
हो जाती है। जिस व्यक्ति ने कभी खेत नहीं देखे उन व्यक्तियों को कृषि मंत्री बना दिया जाता है, तो उससे अयोग्य शासकों का जन्म होता है और वो व्यवस्था खत्म होने लगती है। इसलिए हमें योग्य व्यक्तियों को ही चुनकर भेजना चाहिए। ऐसा प्लेटो का भी मानना था। प्लेटो का मानना था कि कल्याणकारी राज्य तभी स्थापित हो सकता है जब अयोग्य व्यक्ति शासन सत्ता में नहीं हो और दार्शनिक लोगों के जो विषय विशेषज्ञ हों उन लोगों के हाथों में सत्ता होनी चाहिए। अब बात करते हैं दार्शनिक शासक की विशेषताओं के बारे में। प्लेटो क्या कहता है? ज्ञान प्रधान। दार्शनिक शासक राज्य के 3 वर्गों में से ज्ञान प्रधान वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है। अरस्तु ने इसी कारण शासक वर्ग के लिए एक विशेष प्रकार की शिक्षा प्रणाली अपनाई थी। दूसरा, जो दार्शनिक वर्ग है उसके लिए साम्यवादी व्यवस्था, सार्वजनिक व्यवस्था का प्रतिपादन किया। प्लेटो ने दार्शनिक शासकों के लिए साम्यवाद प्रस्तुत किया। जो हमने पिछली कक्षा में आपके साथ पढ़ा था कि साम्यवादी व्यवस्था में उन्होंने स्त्री, पत्नी और संपत्ति के संबंध से मुक्त रखा। उसने शासकों को अलग अलग परिवार के बंधनों से न डालकर एक सम्मिलित परिवार का सदस्य होने की योजना बनाई। जो पिछली कक्षा में हमने आपसे पढ़ा था कि प्लेटो का जो साम्यवाद था जिसमें संपत्ति का साम्य और पत्नी का साम्य, पत्नी मतलब स्त्री। प्लेटो का मानना था कि जो दार्शनिक शासक वर्ग है उसको कोई स्थायी संपत्ति नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि संपत्ति रखने से पथभ्रष्ट होता है। उसका मानना था कि उसको पत्नी भी नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि पत्नी रखने पर उसमें मोह प्राप्त बनता है। मोह पत्नी का, फिर पत्नी के बाद बच्चों का। इससे उनकी जो शासन के प्रति भावना है वो समाप्त हो जाती है। उसको सार्वजनिक पत्नी व्यवस्था में रहना चाहिए, जिससे राज्य में अच्छे बच्चे उत्पन्न हो, इस पर अच्छे स्वस्थ हों और राज्य के बच्चे हों जिसमें ये पता लगे कि इसके पिता कौन है, माता कौन है, तो वो राज्य की संपत्ति होंगे। यह ध्यान रख करके उसने साम्यवादी व्यवस्था का प्रारंभ करना चाहा। प्लेटो लिखते हैं कि दार्शनिक शासक होगा वो निस्वार्थ होगा। प्लेटो के दार्शनिक शासक पूर्ण निस्वार्थ होते हैं। वे राज्य के हितों को अपना हित समझते हैं। प्लेटो ने शासकों के लिए स्त्री और संपत्ति का साम्यवाद इसलिए बनाया ताकि वे निस्वार्थ शासन कर सकें। क्योंकि अभी हम बात करें कमंडल बाबा जी, जिसके हाथ में कमंडल हो, चिमटे हों और झोला हो, वो जब छोड़ के निकल सकता है, क्योंकि उनके दिमाग में ये बात आती है क्या हम लाए थे और क्या हम ले जाएंगे, ऐसी व्यवस्था उनके मन मस्तिष्क में रहती है। ऐसा कमंडल बाबा जी की होता है। कभी आपने सुना होगा हम तो बाबा जी हैं चले जाएंगे, क्योंकि उनको शासन से कोई मतलब नहीं, उनका काम केवल जल कल्याण का ही होता है और वो निस्वार्थ भाव से मानव सेवा में लगे रहते हैं। प्लेटो का दार्शनिक शासक शिक्षित होता है, उसका प्रशिक्षण होता है, उसकी शिक्षा की व्यवस्थाएं होती हैं। वो हर एज में, हर आयु में उसको प्रशिक्षित किया जाता है, उसको ट्रेनिंग दी जाती है शासन चलाने की, जिससे वो स्टार्टिंग से लेकर अंत तक एक अच्छा शासक बना रहे। दार्शनिक शासक को पूर्ण ज्ञान होना चाहिए। प्लेटो का विश्वास था कि शासक अच्छा राजनीतिक दर्शन शास्त्र ज्ञाता और अच्छा शासक होना चाहिए। इसी कारण प्लेटो ने शासकों के लिए एक लंबी शिक्षा योजना प्रस्तुत की। ज्ञानियों की सरकार में ही प्लेटो विश्वास करता था। उसकी शिक्षा प्रणाली का उद्देश्य जातियों के अल्पतंत्र की स्थापना करना है, जिससे शासन
प्रकार चल सके। अगला लिखते हैं निरंकुश शासन। प्लेटो ने अपने आदर्श राज्य में दार्शनिक शासक को निरंकुश शासक का रूप दिया है। एक ओर उसने शासकों को अनियंत्रित शक्तियां दी है, दूसरी ओर वह निरंकुश शासन का विरोध करता है। दार्शनिक शासक पूर्ण निरंकुश न हो जाए, इस कारण उन पर भी कुछ बंधन है, उनको भी संविधान में मौलिक नियमों को मानना पड़ता है। दार्शनिक शासक को शिक्षा पद्धति में किसी प्रकार का परिवर्तन करने का अधिकार नहीं है। शासकों को राज्य का उतना ही विस्तार करना चाहिए जितना कि राज्य को आत्मनिर्भर बनाने और राज्य में एकता स्थापित रखने के लिए आवश्यक है। इस प्रकार राज्य का आकार न अधिक बड़ा हो, न ही अधिक छोटा होना चाहिए। यहाँ प्लेटो नगर राज्य की बात कर रहे हैं। आज हम जिस परिस्थितियों में रह रहे हैं वो तो बहुत बड़ा राज्य होता है, मगर परंतु उस समय ऐसी शासन व्यवस्था थी, उस समय जनसंख्या भी कम थी, क्षेत्र भी कम था। दार्शनिक शासक को अपने राज्य में अधिक संपन्नता या निर्धनता को बढ़ावा नहीं देना चाहिए। इससे राज्य में दो वर्ग स्थापित होने की संभावना है, जिससे वर्ग संघर्ष बढ़ेगा और राज्य की एकता व शांति खतरे में पड़ जाएगी। दार्शनिक शासक को धन के उतार चढ़ाव में असंतुलन नहीं होने देना चाहिए। यहाँ प्लेटो एक बात कहते हैं कि राज्य का जो दार्शनिक शासक है, वहाँ का राजा है, वो राज्य में ना तो इतने आय के स्रोत बढ़ाए कि लोग बहुत पैसा कमाने लग जाए, और ना ही राज्य में गरीबी रखनी चाहिए कि लोग भूख से मर जाए। राज्य में संतुलन स्थापित रहना चाहिए, ना ज़्यादा गरीबी ना अमीरी, क्योंकि अमीर होने पर व्यक्ति अपने भोग विलास की संभावनाएं बढ़ा लेता है। दार्शनिक शासक को आदर्श राज्य में न्याय की स्थापना के लिए ये देखना है कि राज्य के सभी व्यक्ति अपने अपने कर्तव्य का पालन करें और किसी दूसरे के कार्य में हस्तक्षेप नहीं करें। यहाँ प्लेटो ये कहता है कि राजा को ऐसी शासन व्यवस्था स्थापित करनी चाहिए कि दूसरे के अधिकारों का हनन नहीं हो, व्यक्ति अपने कर्म करे, व्यक्ति अपने कर्तव्यों का पालन करे। क्यों? क्योंकि व्यक्ति दूसरे के अधिकारों में हस्तक्षेप करता है और अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करता है तो राज्य की व्यवस्था धराशायी होने की संभावना है। व्यक्तियों को वही कार्य करने चाहिए जो उसे करने आते हैं या उसको कार्य सौंपे गए हैं। अब हम बात करते हैं कि दार्शनिक राजा के सिद्धांत की आलोचना। कोई भी सिद्धांत तब तक परिपूर्ण नहीं होता है जब तक उसकी आलोचना नहीं की जाती। प्लेटो का सबसे अच्छा शिष्य अरस्तु ही था। उसने उसके हर सिद्धांत की आलोचना की है। यहाँ वो राजा के सिद्धांत की भी आलोचना करता है। निरंकुश शासन का समर्थन। दार्शनिक शासकों को असीम अधिकार देने से निरंकुश शासन को समर्थन प्राप्त होता है। एल्टन ने लिखा है, सत्ता मनुष्य को बिगाड़ती है और पूर्ण सत्ता पूर्ण रूप से बिगाड़ती है। एल्टन सही कहता है कि सत्ता व्यक्ति को भ्रष्ट करती है और पूर्ण सत्ता व्यक्ति को और भ्रष्ट करती है। आज के परिप्रेक्ष्य में देखते हैं कि बहुमत प्राप्त नेता या बहुमत प्राप्त दल भ्रष्ट होने की संभावना अधिक रखता है, क्योंकि उसको कोई भी विधेयक पारित करना हो तो उसके पास पूर्ण बहुमत होता है, तो वह लोगों के अधिकारों को छीन सकता है, जनता की आवाज़ को दबा सकता है। कई बार आपने सुना होगा कि संसद ने, विधानसभा ने वो कानून पारित कर दिए जो जनता के हित में नहीं होते हैं, फिर जनता उसका विरोध करती है।
और विरोध रूप में अनशन, धरना, प्रदर्शन होते हैं। यहाँ एल्टन सही बात कहता है कि मनुष्य को सत्ता बिगाड़ देती है और पूर्ण सत्ता उसे पूर्ण रूप से बिगाड़ देती है। प्लेटो ने शासकों पर भी जो प्रतिबंध लगाए थे वे अपर्याप्त थे। जो प्लेटो ने राजा पर जो प्रतिबंध लगाए थे वो बहुत ही कम मात्रा में हैं। जनता के निम्न स्थिति। दार्शनिक शासकों को असीम अधिकार मिल जाने से साधारण जनता की स्थिति पशुतुल्य हो जाती है और राज्य यंत्रों तो हो जाता है जिन्हें मानव सुलभ मूल अधिकार भी नहीं मिलते। यहाँ ये कहता है प्लेटो कि जो जनता है उसकी दयनीय स्थिति होती है। आपने देखा होगा कि पूर्ण बहुमत वाली सरकार वो विधेयक पारित करती है जो जनता के कल्याण के लिए नहीं, और उन लोगों के कल्याण के लिए होती है जो समृद्ध होते हैं। हाँ, कुछ बातें हम आपसे बात नहीं कर सकते, बाकी आपको भी पता है कि क्या परिस्थिति देश में होती है और क्या क्या चलता है। पैसे वाला वर्ग उन लोगों को सहायता देता है तो उनकी बात होना स्वाभाविक है। शासन में जनता के सहयोग का अभाव। दार्शनिक शासक शासन में जनता की राय नहीं लेते। जनता के सक्रिय सहयोग के अभाव में प्रशासन कभी भी सफल नहीं हो सकता। यहाँ यह सर्वमान्य साबित है कि जो भी पूर्ण सत्ता में होता है, पूर्ण ताकत के साथ सत्ता में होता है, वह जनता की भावनाओं को नहीं समझता है। वो केवल उस टैबलेट के लोगों की बात सुनता है जो एसी कमरों में बैठता है। यहाँ दार्शनिक शासक का भी तात्पर्य यही है कि दुष्ट को पूर्ण सत्ता प्रदान की जाती है तो वह निरंकुश होने लगता है। यदि किसी एक वर्ग विशेष को ही पूर्ण रूप से शासन संभाल दिया जाए तो वह पूर्ण रूप से निरंकुश ही होगा। ये सत्य है, क्योंकि वह उन लोगों की भलाई के काम करेगा जो उसके समकक्ष है। सामान्य गरीब जनता के बातों को नहीं समझेगा। यहाँ कई बार एक विचार कहते हैं कि कई बार कानून वो बन जाते हैं जो एसी कमरों में बैठ कर के पन्ने लिखते हैं जिनका गरीबी से, भूखमरी से कोई वास्ता नहीं होता है। अव्यवहारिक सिद्धांत। प्लेटो का जो सिद्धांत है यह अव्यवहारिक सिद्धांत है। प्लेटो के दार्शनिक राजा का सिद्धांत अव्यवहारिक है। दर्शन, गणित तथा लोक जीवन का ज्ञान रखने वाले, सांसारिक विषयों में रुचि रखने वाले व्यक्तियों का मिलना अत्यधिक मुश्किल है। प्लेटो अपने दार्शनिक शासक में इन दोनों विरोधी विशेषताओं की कल्पना करता है। शासन की सफलता के लिए गणित तथा दर्शन शास्त्र ज्ञान ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि शासकों को मनोविज्ञान, अर्थशास्त्र और कानून और राजनीतिक शास्त्र ज्ञान होना भी आवश्यक है। प्लेटो का मानना है कि राजा दार्शनिक हो और उसको गणित और अर्थशास्त्र और गणित और दर्शन शास्त्र, साइकोलॉजी का ज्ञान होना चाहिए। दर्शन शास्त्र में वो ईश्वर, आत्मा, परमात्मा का ज्ञान होना चाहिए, उसको ईश्वर का डर होना चाहिए, ऐसी व्यवस्था हो। मगर आलोचक ये कहते हैं कि एक शासक को राज्य की शासन व्यवस्था तभी सौंपनी चाहिए जब वो मनोविज्ञान जानता हो, अर्थशास्त्र जानता हो, कानून जानता हो, राजनीति की राज व्यवस्थाओं को जानता हो, तभी वह अच्छा शासक बन सकता है। दार्शनिकता और प्रशासन में अंतर। आलोचक ये कहते हैं कि दार्शनिकता के विकास से व्यक्ति में जो गुण पैदा होते हैं अधिकतर वे प्रशासन में सहायक होने के स्थान पर बाधक सिद्ध होते हैं। अतः दार्शनिकों का उत्तम शासक होना आवश्यक नहीं है। प्लेटो ये मानता है कि दार्शनिक शासक होना चाहिए, उसको ज्ञान होना चाहिए किसका? दर्शन शास्त्र का और गणित का।
यहाँ आलोचक ये कहते हैं कि यदि इसी ज्ञान के आधार पर वो शासन चलाता है तो वह लोगों के आवश्यकताओं को नहीं समझ सकता, लोगों की पीड़ाओं को नहीं समझ सकता। अतः दार्शनिक शासन व्यवस्था गलत, उसके लिए ठीक नहीं है, क्योंकि प्रशासन में, एडमिनिस्ट्रेशन में राजनीतिक शास्त्र, कानून, अर्थशास्त्र, मनोविज्ञान का होना आवश्यक है और जनता से संपर्क होना आवश्यक है। इस प्रकार आज हमने बात की प्लेटो के दार्शनिक शासक कि किस प्रकार राज्य की शासन व्यवस्था किसी एक सुयोग्य व्यक्तियों के हाथ में होनी चाहिए। आलोचक ही मानते हैं कि दार्शनिक शासक होना राज्य व्यवस्था के लिए ठीक नहीं है। प्लेटो दार्शनिक शासक में उसको मोह माया से मुक्त रखता है, सांसारिक संसर्गों से दूर रखता है। जब वो संसार से ही दूर रहेगा तो जो सांसारिक लोग हैं उन पर शासन करना उसके लिए ठीक नहीं होगा। क्यों? जिस व्यक्ति ने, यहाँ शासक भी व्यक्ति है, आत्मा, परमात्मा, भगवान, ईश्वर, अल्लाह, इनके नाम की माला जपेगा, इनका वो क्या कहते हैं कि अनुसरण करेगा, तो वो अच्छा शासक नहीं हो सकता। कमंडल बाबा जी, झोला छाप बाबा जी कभी भी अच्छे शासक नहीं हो सकते, क्योंकि वो उन चीज़ों को नहीं समझेगा जो वहाँ की जनता चाहती है। उसको रोजगार का महत्व नहीं पता होगा, व्यापार का महत्व पता नहीं होगा, देश की अर्थव्यवस्था का महत्व पता नहीं होगा। बाबाजियों के हाथ में सत्ता सौंपने का मतलब है देश को, राज्य को गर्त में ले जाना होता है, क्योंकि वो कभी भी अच्छे शासक नहीं हो सकते, क्योंकि क्या पाया क्या खोया की स्थिति में रहेंगे तो वो सामान्य जनता की बात को समझ नहीं पाएंगे। इसलिए शासक का शिक्षित होना ठीक है, परंतु वो व्यक्तियों की आवश्यकताओं को समझे, राज्य की आवश्यकताओं को भी समझे, परिवार को भी समझे और संपत्ति को भी समझे। आज हमने एक चीज़ देखी कि दार्शनिक शासक की चाहे हम आलोचना कर लें, परंतु वस्तुस्थिति यही है कि शासन व्यवस्था उन व्यक्तियों के हाथ में होनी चाहिए जो व्यक्ति किसी विषय के विशेषज्ञ होने चाहिए। वित्त मंत्रालय उस व्यक्ति के हाथ में ही सौंपना चाहिए जिसको वित्त का ज्ञान हो। कानून मंत्रालय उसी व्यक्ति को दिया जाना चाहिए जिसने कानून के संबंधित कार्य किया हो। चिकित्सा मंत्रालय उस व्यक्ति को दिया जाना चाहिए जो चिकित्सा के बारे में ज्ञान रखता हो। देश का सर्वोच्च शासक वो व्यक्ति होना चाहिए जिस व्यक्ति ने राज्य की अर्थव्यवस्था, देश की अर्थव्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था के बारे में अपना अनुभव रखता हो, क्योंकि वो व्यक्ति उनकी आवश्यकताओं को समझेगा। यहाँ प्लेटो संपत्ति के साम्यवाद की बात करता है। उस साम्यवाद में हम जाते हैं तो यदि दार्शनिक शासक संपत्ति नहीं रखता है तो उसको संपत्ति का अनुभव नहीं होगा। दार्शनिक शासक को पत्नियों के से दूर रखता है तो वो परिवार को नहीं समझेगा। जो व्यक्ति परिवार को नहीं समझेगा, पत्नी बच्चों को नहीं समझेगा, वो व्यक्ति खाक शासन करेगा, क्योंकि
परिवार का बड़ा ही रूप राज्य है। राज्य में परिवार के सदस्य की तरह व्यक्ति होते हैं। हर व्यक्ति की एक दूसरे से आवश्यकताएं होती हैं, एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं। इसलिए प्लेटो का दार्शनिक शासन ठीक भी है, उस समय की परिस्थितियों में ठीक था, वर्तमान परिस्थिति में इसको हम सही नहीं कह सकते। आज की क्लास में इतना ही। अगली कक्षा में आपसे पुनः मुलाकात होगी एक नए टॉपिक के साथ। और इस अध्ययन में हम आपसे रूबरू नहीं हो रहे, परंतु हर चीज़ आपको स्पष्ट रूप से बता रहे हैं। आपको अध्ययन करना है, एग्ज़ाम होगी, और इस कोरोना महामारी में अपने आप को सुरक्षित रखें, अध्ययन पे ध्यान दें। साथ ही विषय के साथ साथ आपको जीके का अध्ययन भी करते रहना चाहिए, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आपके जीके काम आएगा। सभी का धन्यवाद। कोरोना महामारी से सुरक्षित रहें। थैंक्स फॉर ऑल। मास्क लगाएं। धन्यवाद।